बोर्ड ऑफ गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन उसमें काम कर रहे हो, काफी काम हमने करा दिया। मेरा कहना है कि हम लोग कल उसको कर लेते तो कल हम अगर उसको नोटिफाई कर देते तो फिर तो हम एक हफ्ते के अंदर उसका इलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो बीओजी का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अगर थोड़ा सा डिले हो तो ये स्थिति का नाम है कि हम उसको 8 से पहले भी इंतजाम कर सकते हैं और 8 से थोड़ा सा बियॉन्ड भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में 8 फरवरी का कोई बेंचमार्क नहीं है। हमने अपने जो ईसीबी का आइन है उसकी प्रोविजंस को एडहेयर किया। खास वजह ना हो तो ये ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जहाँ पे इलेक्शन ना हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर जो है आइन है ईसीबी के तहत उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सबसे पहले ये काम करना है और उसको इलेक्शन करवाना है। अब चूंकि जिस वक्त मेरी तैयारी हुई वैकेंसी भी थी और सब कुछ था, लेकिन वो मैंने बताया कि उस स्टे की वजह से वो उस पर भी डिले हुआ क्योंकि वो इलेक्शन अपनी सिक्योरिटी टाइम में होने हैं। वैसे जो इसकी शिक है वो ये है कि अगर नॉर्मली अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मौजूद है और परमानेंट चेयरमैन भी मौजूद है, उनकी एक्सपायरी से कोई 4 वीक्स पहले और इसी तरह उनकी एक्सपायरी के 4 वीक्स के बाद ये मैंडेटरी है कि उसका इलेक्शन होना लाजमी। और अगर किसी वजह से वो इलेक्शन ना हो सके, फर्ज करें स्टे आ जाए, तो फिर उस सूरत में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो उस वक्त तक चेयरमैन रहेगा जब तक के इलेक्शन कंडक्ट ना हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मेरे पास और कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि मैं कोई तौर पर बीओजी को कॉन्स्टिट्यूट करके उसको जल्द से जल्द इलेक्शन करवाऊं, क्योंकि उस टाइम से हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई ऐसा हर्डल नहीं है। तो मैं आपकी वैसे बात ठीक है कि वो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन 8 को होने वाले हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सरकार होते हैं 3 वीक्स, तो ये 3rd वीक ऑफ फरवरी तक जो है ये सेटअप रहेगा। उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो देखो ये भी आपने जो बात की कि ये पहले प्रैक्टिस रही है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो बीओजी को या चेयरमैन को रिजॉल्व करके लोग आते हैं। मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि इस पे इतनी लिटिगेशंस हाई कोर्ट से हो चुकी है, अब ये हाई कोर्ट वगैरह ने भी डिटरमिन कर दिया कि आप चीजों को ज्यादा लंबे अरसे से ज्यादा खींच भी नहीं सकते, और अगर ऐसी एक्सरसाइज हुई तो उसमें भी जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स का मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा अगर ये वक्त अगर 8 से पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो नोटिफाई हो जाते हैं तो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट जो है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक बीओजी कॉन्स्टिट्यूशन और पूरी 3 साल के लिए बीओजी है और चेयरमैन भी 3 साल के लिए, तो फिर उसको सेटिस्फाई ये हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ये ट्रेंड खत्म हो कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो है वो एक इलेक्टेड बीओजी को और इलेक्टेड चेयरमैन को जो है वो ना करे, रिजॉल्व ना करे, बल्कि उसको चलता रहना चाहिए। और उसकी इनकंसिस्टेंसीज की वजह से हमारा ओवरऑल ईसीबी की कारकर्दगी और ईसीबी जो है वो तो रिवॉल्व कर रही है आपके खिलाड़ियों के ऊपर, तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन कर जाता है क्योंकि जो ईसीबी के तो वो फेडरल गवर्नमेंट भी है, तो कैबिनेट से भी उन्होंने जो है वो डेजिग्नेशन है, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया क्योंकि उनकी इमेज में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करने के लिए, एक जैसे मैंने बताया उसको हमने सब दूसरे जो है वो रिजाइन की वजह से सेकंड उन्होंने नॉमिनेशन की है वो मोहसिन के साथ की है। अब मोहसिन के साथ बताऊं कि वो इसको चीफ मिनिस्टर है, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आईने जो हमारा ईसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो वजीर आला या वजीर आजम या कोई भी मिनिस्टर हो वो कोई ऑफिस ऑफ परफेक्ट होल्ड नहीं कर सकता अपने वजीर आला या वजीर आजम के इनकम्बेंसी के दौरान या प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी है, लेकिन चूंकि ये जो चेयरमैन ईसीबी का होता है ये कोई ऐसा जिसका ऑफिस ऑफ परफेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कोई तनख्वाह नहीं है, ऐसा कोई इसकी
या इसको सर्विस पे भी नहीं काउंट किया जा सकता। हाँ, वो कुछ बढ़ाव जो है वो हर ऑफिसर की शमूल चेयरमैन की जरूर होगी, क्योंकि ट्रैफिक में उनकी प्रिविलेजेस हासिल है, ये वगैरह है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि लोग कंप्लीट करते। तो अगर ऐसी कुछ सूरत होगी तो फिर वो उसको देखा जाएगा। जहाँ तक रीजन्स का होता है, जो ओवर गवर्नर्स है वो 11 पार्टी, उसमें एक जो रुकन है वो सेक्रेटरी की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटरप्रेशन, लेकिन वो एक्स ऑफिशियल है तो वोट नहीं। तो 10 जो बाकी रह जाते उसमें आपको होता है कि वो जो है वो नॉमिनीज होते हैं पैटर्न के, वो पहले उसके साहब थे और अशरफ साहब थे, अशरफ साहब थे उससे भी रिजाइन कर दिया। तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो आई है वो सैयद मौसम नकवी साहब की है, प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर भी है। तो हमने जो बाकी 8 है उनको नोटिफाई कर दिया। उनमें एक टेक्निकल सा इशू है, जैसे अभी आपने निशानदेही की कि जो रीजन्स हैं उसकी तो वैसे तो 16 रीजन्स है, लेकिन वो जो है वो अनरिप्रेजेंटेड है, किसी वजह से कानूनी किसी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता। तो 14 ऑपरेशनल है जो कि चेयरमैन मौजूद है। तो अब उनमें भी चूंकि ये एक 2017 के रेगुलेशन है, उसके तहत ये एक रोटेशन पॉलिसी है, उसमें ये BC कैटेगरीज है। तो इस पर जो उस रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो बारी आ रही है C कैटेगरी। तो C कैटेगरी में भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें एक जो पहले 2005 मीटिंग में जो फैसला हुआ था उसमें भी ये जब कॉम्पोजिशन की जा रही थी तो उस C कैटेगरी में आते हैं भागलपुर, देरा, मुरादाबादी एंड ढाका। तो वो उसको क्योंकि एबटाबाद का इलेक्शन नहीं हुआ था और इसी तरह मुल्तान का भी नहीं हुआ था, तो वो 5वीं मीटिंग थी जो 5th मीटिंग मैनेजमेंट की थी, उन्होंने B कैटेगरी से 2 उसमें शामिल कर दिए। एबटाबाद की जगह AG और मुल्तान की जगह भागलपुर। लेकिन अब चूंकि एबटाबाद जो है उसका भी इलेक्शन हो चुका है, उसकी नॉमिनी को हो सकता है उसको कैरी किया जा सकता है, और चूंकि मुल्तान जो है उसका भी इस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो हम देखेंगे उसमें प्रोसेस में है कि क्या बेहतर है कि हम B कैटेगरीज में से कोई दे दें। उसकी वजह ये है कि लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ना हो तो हमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि बोर्ड के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी, तो वो हमारे जेब के पीछे बताते हैं। तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी 4 हैं, लेकिन उसमें भी अब काफी तब्दीली आ चुकी है। 2-3 डिपार्टमेंट जो है वो PCB के उसमें नहीं है, उसमें 3 डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है, जो तो हमने देखना है कि क्या उसको किसी और कैटेगरी में से लाना या नहीं लाना, लेकिन वो एक एक्सरसाइज है। बताए तो ये 10 लोगों का अगर 2 हैं, 8 लोगों को जो हमने इंस्टीट्यूट करके नोटिफाई करता है, उसमें कौन सी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, उसमें मैं खुद देख रहा हूँ, हमारी लीगल टीम भी है, हमारे कंसल्टेंट भी है इलेक्शन कमीशन के, उस पर हम एक पूरा एक काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि 2 दिन में कल तक शायद हम मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म कर देंगे और हम मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसको जहाँ वकालत से किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप अपना लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करवाना पड़ता है। दूसरा ये है कि मेरी नोटिफिकेशन में एक बात की जो ये थी कि मेरी इंग्लिश में ये था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ इलेक्शन चेयरमैन, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था हमारा। तो हमारी इलेक्शन से तो ऐसा हमारे 16 पॉलिसी है विश्वास जो है मैनेजमेंट, और उसमें कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इलेक्शन से रिलेटेड एजेंडा आइटम नंबर 6 रखी। हाईकोर्ट की जजमेंट आ गई इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा कि इस फैसले की मौके में आप शायद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो
नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर सकते तो रोक दिया गया और 17 तारीख को फिर यूटी का एक ट्रांसफर है मिनिस्टर आईटीसी की क्यादत में और सेक्रेटरी थे वहां हुआ ओवर एक सिचुएशन हुई कि हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसने कॉन्स्टिट्यूट करना उसके डेलीब्रेशन जारी की गई उसमें जो हमारे चेयरमैन थे प्रकाश साहब रिजाइन कर दिए तो उससे एक नई सिचुएशन जो है वो बच हो गई अब उसमें एक टेक्निकल इशू ये भी है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है या जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पहली शुदा हो और चेयरमैन भी ना हो और वो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है तो उस सूरत में अगर चेयरमैन किसी वजह से पौधे पे नहीं रहते या रिजाइन करते हैं तो इलेक्शन कमीशन वो सेक्शन उसका पैराग्राफ 7(2) है जिसके तहत वो सारी पावर जो है इलेक्शन उसकी चेयरमैन की वो वेस्ट हो जाती है इलेक्शन कमीशन और उसी तरह में मेरा एक नोटिफिकेशन हो गया और दूसरा ये था कि मेरी जो अपनी तैनाती थी वो भी 4 फरवरी के लिए थी तो वो प्राइम मिनिस्टर पैटर्न है उन्होंने मुझे 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया उस वक्त ये है कि अब मेरा जो प्राइम जो फोकस है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो फॉर्मुलेशन है वो करना है और वो जैसे ही फाइनल हम करने में नोटिफाई हो जाएगी उसके बाद फिर अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देंगे और वो इंशाल्लाह वो उसकी जनरल मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की करूंगा एक ही दिन में वो प्रोसेस होगा उसी मीटिंग में जो है जो कि एक पौधा है उसमें चेयरमैन है वो नॉमिनेशन पेपर और सारा एक ही दिन में करके तो इंशाल्लाह अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी की आईन में भी है और पेट्रोल में भी है उसको इंशाल्लाह हम डिस्चार्ज करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को वेलकम दे देता हूँ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट एंड कैमरामैन मैं से एक गुजारिश करूँगा ओपन करेंगे इसको क्वेश्चन आंसर सेशन कि मैं बतौर मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी की 3 माह के लिए और उसकी 3 माह की प्रैक्टिकल नोटिफिकेशन थोड़ा सा पहले से था उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी थी उसकी मियाद जो है वो 4 फरवरी तक थी 2024 तो मेरा नोटिफिकेशन के बाद हुआ लेकिन उसको इम्प्लाइन कर तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो इलेक्शन कमीशन की होती है कि चेयरमैन का इलेक्शन करवा दें और आप चूंकि बड़ा इसको फॉलो कर रहे हैं बड़े अच्छे से कि जब से मैनेजमेंट कमेटी बनी थी 1 साल पहले और उसके बाद दूसरी मैनेजमेंट कमेटी तो 1 साल से ज्यादा हो गया उनका भी मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उसकी तशकील करके उसको नोटिफाई करके उससे किसी का इंतखाब करने को बहुत अच्छा लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी और जब मैंने टेक ओवर किया एज इलेक्शन कमिश्नर तो हमें एक सिचुएशन कंफर्म हुई ये थी कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर जिसमें मुझे ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है चेयरमैन ने इस्तीफा दिया तो बोर्ड को रोका गया था कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तशकील देंगे वो जो पिछली एमसी थी उनके डिसीजन था कि वो मुझे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस तरह होप में मिला ही था जिसकी वजह से वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तशकील दे रहे थे तो मुझे याद है कि मैं तो वो समय 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट हुई थी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर तो मैं खुद चला गया क्वेटा बलूचिस्तान हाईकोर्ट क्योंकि मैं वैसे तो प्रोफेशन होती है लेकिन उसमें चूंकि इलेक्शन कमिश्नर एक पार्टी की था तो मैं इलेक्शन कमिश्नर के पूरा मैंने प्रोसेस किया और फिर फाइनल मुझे हुआ कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट वोटेड पिटीशन की डिस्कस करती है उसके बाद कोई ऐसी वजह नहीं हुई तो आगे मामला न चलते तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की कमेटी से चेयरमैन से कि अब क्योंकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है जैसा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में गाँव है फैसला उस पिटीशन में
इलेक्शन कमिश्नर हो जाए और उसके लिए जो मेरा ख्याल है कि एक दफा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन हो गया और उसके बाद फिर उसको डिस्टर्ब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बात को लोग कहते हैं मेरा ख्याल है कि अगर और वो पहले जैसे मेरे गुजारिश की कि और बहुत सारी डेलीगेशन मुख्तलिफ हाईकोर्ट में हो चुकी है और उन्होंने भी कुछ पैरामीटर्स तय कर लिए हैं। तो मेरा भी ख्याल कि कोर्ट से हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल रूटीन में कैजुअली किसी चीज को सामने रख के उसको दे देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी वो रवायत अगर बन गई कि आज तक यही इतराज होता रहा और जब से 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव हुआ एक साल से ज्यादा हो गए कि हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने उसको एक जो मामलों में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशंस अगर हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया उसका इलेक्शन हो गया तो फिर मेरा ख्याल है कि वेरी गुड फॉर पीसीबी ऑल्सो और शायद टीम के लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि कम से कम एक स्टेबिलिटी जो है इस्टेब्लिशमेंट है इसमें अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या चेयरमैन भी हो या जैसे मैं ऑफिशिएट कर रहा हूँ एज इलेक्शन कमिश्नर तो पूरे हमारे डिपार्टमेंट्स ने भी उसमें बोर्ड में जो कि इन तमाम ऑपरेशंस को इन इंतजाम को वो पहले भी करते रहे हैं और सीईओ हैं ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फिर हमारे हर शोबा है और सिक्योरिटी का इंतजाम है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू की हुई है। उसके जो जो उन्होंने प्रोसेसेस इनिशिएट करने वो किए हुए खासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से वो एक पूरी एक ऑनगोइंग चीज पहले से इनिशिएट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से और होम डिपार्टमेंट और पॉलिसी से। तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है वो कहीं भी होगा तो रुकेगा नहीं और उसके लिए मैं समझता हूँ कि बोर्ड ने जो है पूरी तैयारी की हुई है और अगर इस दौरान नए चेयरमैन भी आ जाते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि बड़ी आसानी से उस सब तमाम चीजों को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे और ये जो सिस्टम चल रहा है वो उसी तरह रहेगा। डिस्कशन हुई जो हमारी मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी उसमें तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी बुरी बात करती है तो उसकी कुछ चीजें मुझे प्रॉपरली हमसे डिस्कस की और दूसरा ये है कि वो चूंकि डायरेक्टर टीम भी थे और वो अपनी एक इनवाइटिंग रिपोर्ट की बात करेंगे जिसमें वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स की क्या उन्होंने बात की है कहाँ कहाँ बात की कहाँ का जो है वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो तो जो सजेस्ट करेंगे उसके मुताबिक पीसीबी जो है वो उसमें काम करेंगे। जहां तक आप स्क्रूटनी की बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा पूरे इलेक्शन कमीशन के अंदर स्क्रूटनी का पूरा एक डिपार्टमेंट है वो चूंकि मैंडेटरी है कि हर 6 साल के बाद हर ब्लॉक की जो है वो या हर डिस्ट्रिक्ट की रीजन की जो है वो स्क्रूटनी करनी होती है तो वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। अगर उसमें कोई भी स्क्रूटनी में कोई ऐसी चीज हो जिसमें कोई एतराज है तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि उसकी अपील जो है स्क्रूटनी कमेटी के अगेंस्ट को इलेक्शन कमिश्नर के पास की जा सकती है। तो मैंने कल भी दो जो विभिन्न बंदोबस्तान की जो ओपिनियन थी स्क्रूटनी में किसी को क्लब्स को या रीजन के डिस्ट्रिक्ट को जो है वो एक्सप्लोर कर दिया था डीनोटिफाई कर दिया था तो हमने उसकी एडजुडिकेशन कर दी है उसमें हमने उनको बहाल कर दिया। तो ये एक चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस है। इवन मैं आपको यहाँ तक बोल रहा हूँ कि इवन चूंकि हम इंसान में हमसे भी गलती हो सकती है जिससे अपने आप को कहें कि हम कानून के बहुत बड़े माहिर हैं लेकिन इवन एज इलेक्शन कमिश्नर मेरा कोई नहीं फैसला अगर वो कोई समझता है कि वो दुरुस्त होने के काबिल है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एडजुडिकेट बैठी हुई कि जो इलेक्शन कमिश्नर के किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकते हैं उसका एक जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और वो हमारे एक बड़े रिनाउंड साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सदर हुसैन के वो एडजुडिकेटर है और मेरे भी अगर चीज को किसी ने चैलेंज करना है तो एडजुडिकेटर के पास जा सकते हैं
ये उसी के बेसिस पर